नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइलाइटर के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हार्मोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, समझेंगे हम तो ग्लूकोज बैलेंस कैसे होता है यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सहारे। तो यहाँ पे पैनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होते हैं लाइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है। और ये पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे हार्मोन्स की बात करेंगे। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करेगा, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है और डेल्टा सेल जो है वो सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करता है दोस्तों। अब ग्लूकागॉन जब सिक्रीट होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। और बीटा सेल जो इंसुलिन सिक्रीट करता है वो इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसे कम करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। और इस तरीके से ये दोनों देखिए यहाँ पे एक दूसरे पर भी एक्शन दिखाते हैं। ग्लूकागॉन का लेवल जब बढ़ता है तो ये इंसुलिन को भी बढ़ाने की कोशिश करता है, ये इसे प्रमोट करता है। और हालांकि इंसुलिन का लेवल जब बढ़ता है तो ये यहाँ पे ग्लूकागॉन की लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, उसके सिक्रीशन को कम करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो इनके इस इंटर रिलेशन से जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे ब्लड में मेंटेन रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इनके रिलेशनशिप को थोड़ा डायग्रामेटिकली देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारे। देखिए, जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा, डेल्टा सेल जो है वो सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करेगा और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अल्फा ग्लूकागॉन जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अल्फा ग्लूकागॉन जो है वो अच्छा काम करेगा। तो ये दोनों को भी यहाँ पे देखिए प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, बीटा सेल को भी और डेल्टा सेल को भी। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीट कराएगा और बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन को बढ़ाएगा दोस्तों। ये अल्फा है ना, तो इसके लिए याद रखो अल्फा ऑल फाइन। ऑल फाइन यानी दोनों के दोनों सेल पर, बीटा हो डेल्टा हो, दोनों पे ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहा है, सोमैटोस्टैटिन का लेवल बढ़ा रहा है दोस्तों। तो अल्फा से याद रखिएगा ऑल फाइन, दोनों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट। फिर बात करेंगे डेल्टा सेल की। डेल्टा सेल में सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है और ये सेल जो सिक्रीट कर रहा है सोमैटोस्टैटिन, इसका एक्शन देखिए निगेटिव एक्शन है दोनों के दोनों सेल पर। अल्फा सेल पर भी इसका निगेटिव एक्शन है, ग्लूकागॉन को डिक्रीज कराएगा। और बीटा सेल पर भी इसका निगेटिव एक्शन है, तो इंसुलिन लेवल भी ये डिक्रीज कराएगा दोस्तों। अब डेल्टा से याद रखिएगा यहाँ पे ट्रिक, इसे डेथ बोलिएगा। डेथ यानी निगेटिव इफेक्ट दे रहा है ये, अल्फा सेल के ऊपर भी निगेटिव, बीटा सेल के ऊपर भी निगेटिव। अब बात करेंगे बीटा सेल की इंसुलिन की, तो यहाँ इंसुलिन का आई जो है वो हमें बताएगा कि इसका एक ही एक्शन है जो अल्फा सेल पर है, निगेटिव एक्शन। अल्फा सेल से ये ग्लूकागॉन को डिक्रीज कराएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बीटा सेल जो है अल्फा सेल पर निगेटिव इफेक्ट दे रहा है। इंसुलिन से 1 को याद रखिए, सिर्फ एक ही इफेक्ट है जो अल्फा सेल पर है, डेल्टा पर नहीं दिखा रहा है। तो ये साइकिल से हम याद रख सकते हैं कैसे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है, ये तीनों सेल एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरेक्शन बताते हैं। तो इस पर कैसे भी क्वेश्चन बने, इस डायग्राम के सहारे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अल्फा सेल ऑल फाइन सेल दोनों सेल पर अच्छा इफेक्ट है, डेल्टा सेल डेथ सेल दोनों सेल पर ये निगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। और इंसुलिन का आई जो है वो हमें बताएगा इसका एक ही एक्शन है, जो बीटा सेल जो है अल्फा सेल पर निगेटिव इफेक्ट बता करके ग्लूकागॉन का लेवल डिक्रीज कराएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे थायरॉक्सिन के बारे में दोस्तों। देखिए, थायरॉक्सिन थायराइड से रिलेटेड है ना। तो ये थायरॉक्सिन क्या होता है, इसे T4 बोला जाता है। T4 क्यों, तो इसमें चार चार आयोडीन अटैच होते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन मॉलिक्यूल होता है ये। ठीक है, तो इसलिए T4 होगा ना कि T3। तो थायरॉक्सिन को याद रखिए, ये टेट्रा है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। फिर अब इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है ये भी पता होना जरूरी है। एक अमाइनो एसिड है दोस्तों टायरोसिन नाम का, जिससे इसका सिंथेसिस होता है। तो इस पर भी सवाल बनता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल टायरोसिन अमाइनो एसिड के कंडेंस हो जाते हैं, जिससे थायरोनिन मॉलिक्यूल मिलता है। और थायरोनिन आयोडीनेशन के सहारे यहाँ पे T3 या फिर T4 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। T3 होगा तो ट्राई आयोडोथायरोनिन होगा। और आयोडीन की प्लेसेस देखिए कहाँ कहाँ अटैच है, ये 3, 5 और 3 डैश है ना। यहाँ पे 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल है ना, एक के लिए हमने डैश नहीं लगाया है, दूसरे टायरोसिन के लिए डैश लगाया है। तो एक टायरोसिन पर 3 और 5 के प्लेस पर यहाँ आयोडीन अटैच होगा और दूसरे मॉलिक्यूल टायरोसिन के 3 डैश पर एक आयोडीन अटैच होगा। तो इस तरीके से 3 जगहों पर आयोडीन है, तो ये ट्राई आयोडोथायरोनिन होगा, जिसे T3 बोलेंगे। फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन की बात करेंगे तो इसमें 4 आयोडीन अटैच होंगे दोस्तों। एक टायरोसिन पर 2, दूसरे टायरोसिन पर 2, 3, 5,
3-5- पर 4 आयोडीन, इस तरीके से ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन होगा, जिसे हमने थायरॉक्सिन हार्मोन बोला है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की दोस्तों। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म, जब आयोडीन की मात्रा कम होती है डाइट के अंदर, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है। हाइपो यानी डिक्रीज होना, थायरॉक्सिन कम हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज थायरॉक्सिन लेवल, और जिसकी वजह से इनलार्जमेंट देखी जाती है थायराइड ग्लैंड के अंदर। ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कमर्शियल टेबल साल्ट है उसके अंदर सोडियम आयोडाइड को ऐड करना लेना है। हम बोलते हैं ना आयोडाइज्ड साल्ट खाते हैं या नहीं है, तो आयोडाइज्ड साल्ट खाना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन की तरफ देखेंगे, स्टेरॉयड हार्मोन्स देखते हैं कुछ। देखिए स्टेरॉयड हार्मोन्स यहाँ पे देखेंगे हम, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो बनते हैं और गोनैड्स यानी सेक्स ऑर्गन से जो बनते हैं उनको। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और गोनैड्स जो होते हैं सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड। तो मेल में जाएंगे तो टेस्टिस के सहारे यहाँ पे सिंथेसिस होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ओवरीज जो फीमेल में होती है उनसे बनते हैं एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन। तो ये फीमेल में होगा, ये मेल में होगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे इस एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले हार्मोन की डिटेल में। तो देखिए जब किडनी होती है, किडनी के यहाँ पे ऊपरी भाग में अपर साइड में एक एड्रेनल ग्लैंड होता है दोस्तों, और एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स यानी आउटर पार्ट, और बीच का वाला जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात चल रही है, आउटर पार्ट की बात चल रही है, जहाँ से ये हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनेंगे। बात करेंगे इसके एक्शन की, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कराएगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी कराता है, लेकिन लीवर में कोई प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। तो ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराएगा, फैट का मेटाबॉलिज्म कराएगा, जिसे हम लाइपोलाइसिस कहेंगे। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है, इसे जहन में रख लीजिए दोस्तों। ये पूछा जाता है कि ये तीनों पर भी एक्शन दिखा रहा है, तीनों के मेटाबॉलिज्म पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के, लेकिन लीवर में कोई प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फिर इसकी दूसरी एक्शन देखिए, मेटाबॉलिज्म को छोड़ करके यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी दिखाता है ये। कोई इन्फ्लामेशन जो सूजन आती है ना, उसको नहीं आने देता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाता है ये। फिर बात करेंगे ये जो स्ट्रेस कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकता है, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है स्ट्रेस कंडीशन के लिए। तो जो भी स्ट्रेस कंडीशन हो हमारी, तो उसमें ये हमें मदद करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर बात करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। देखिए इसके नाम में ये मिनरल्स, तो ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ऐसे आयंस, इनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस काम करता है, इनके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है, और साथ ही साथ में वाटर वॉल्यूम को भी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को याद रखिए, मिनरल्स और वाटर से रिलेटेड है। फिर देखिए दोस्तों, अगर ये एड्रेनल कॉर्टेक्स सही तरीके से काम ना करे, है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स नॉट वर्क्स प्रॉपरली, अगर ये फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो सकता है। उस डिसीज का नाम है एडिसन्स डिसीज बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो पैदा होने वाले कॉर्टिकॉइड्स है, एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये डिसीज कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इसमें सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, देखो हाइपोग्लाइसेमिया होगा, यहाँ पे स्ट्रेस भी बहुत आता है दोस्तों। यहाँ पे कोई देखिए, यहाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो स्ट्रेस को रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस कंटिन्यूसली आता जाता है दोस्तों। तो ये एडिसन्स डिसीज को हमें ट्रीटमेंट की तौर पर रिप्लेसमेंट थेरापी यूज़ करनी होगी, जिसमें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है एडिसन्स डिसीज के अंदर, तो इसे याद रखना। ये प्राइमरी कंडीशन होती है एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन ना करने की दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे ये गोनैड से निकले हुए हार्मोन्स की। तो इसमें हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेल सेक्स हार्मोन है, जो टेस्टिस से रिलीज होता है। और ये जो भी हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, मॉस्टैच हुआ, तो हमारा जो वॉइस है उसमें भी डीपनेस आने का ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही पता चलता है कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। फिर बात करेंगे एस्ट्राडायल की, एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो ओवरी से रिलीज होता है, ये सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पार्टिसिपेट करता है, जो फीमेल के अंदर होता है ना। फिर बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन की, ये भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ये ओवरी से प्रोड्यूस होता है, फीमेल हार्मोन। तो ये जब प्रेगनेंसी होता है, प्रोजेस्टीन का मतलब ही होता है फेवरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका सही रोल कब है, जब प्रेगनेंसी हो तभी इसका सही रोल होता है, क्योंकि जो
बच्चे रखने की जो बैग होती है ना, यूटेरस जिसे बोला जाता है, वोम्ब जो होता है यूटेरस फीमेल के अंदर, तो इस यूटेरस के अंदर जो भी इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग का करना होता है, उसके लिए यूटेरस को प्रिपरेशन करने का काम ये प्रोजेस्टेरोन करता है दोस्तों। देखिए इसके नाम में ही है, प्रोजेस्टिन से हम प्रेगनेंसी को याद रख सकते हैं, और प्रिपेयर फॉर द यूटेरस को भी ये प्रिपरेशन करने का काम करती है दोस्तों, फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या, आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।